नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। बहुत समय के बाद हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जीएफआर के रूल 142 से 144 तक डिस्कशन किए थे, और आज के हमारे इस वीडियो में हम रूल 145 से रूल 149 की डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि इसमें हम रूल 149 जो जेम से संबंधित है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट रूल है आज की इस वीडियो का वो है रूल 145, जो कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स के चैप्टर 6 प्रोक्योरमेंट से संबंधित है। तो 145 जो रूल है इसमें बताया गया है कि कौन सी अथॉरिटीज कंपिटेंट हैं जो परचेज ऑफ गुड्स जो पब्लिक सर्विस में रिक्वायर रहती हैं उनको सैंक्शन करने के लिए। तो इसमें एन अथॉरिटी विच इज कंपिटेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर, जो अथॉरिटी एक्सपेंडिचर इनकर कर सकती है, यानी कि जिस अथॉरिटी के पास डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करने की अथॉरिटी है, वही अथॉरिटी जो है परचेज ऑफ गुड्स को भी सैंक्शन कर सकती है जनरल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो इसमें समझने के लिए ये है कि जिस अथॉरिटी के पास एक्सपेंडिचर करने की, खर्च करने की जो है अथॉरिटी है, पावर है, वही जो है सैंक्शन कर सकती है, आदेश दे सकती है या अप्रूवल दे सकती है परचेज ऑफ गुड्स के लिए, या वही जो है कंपिटेंट है परचेज ऑफ गुड्स के संबंध में। तो दोस्तों, रूल 145 में इतना ही बताया गया है कि कौन सी अथॉरिटी के पास परचेज ऑफ गुड्स को सैंक्शन करने का पावर दिया होता है। रूल 146, गुड्स ऑन मोबिलाइजेशन। तो जो रूल 146 है वो ये बताता है कि ड्यूरिंग द मोबिलाइजेशन, जो मोबिलाइजेशन होता है वह होता है असेंबलिंग और रेडिंग मिलिट्री फॉर एनी एक्शन, कि मिलिट्री को किसी एक्शन के लिए रेडी करना या असेंबल करना, या ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस आर रेगुलेटेड बाय स्पेशल रूल्स। तो ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन और ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस जो परचेज रहती है वो रेगुलेटेड रहती है स्पेशल रूल्स से। उसके लिए स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं या होते हैं, और वो जीएफ यानी कि वो जीएफआर के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है रेगुलेट नहीं होती। जो परचेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन और ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है, वह जीएफआर के अकॉर्डिंग वह परचेज रेगुलेट नहीं होती। उस परचेज के लिए स्पेशल रूल्स जो हैं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो रूल है रूल 147, पावर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, कि विभागों के पास, मंत्रालयों के पास जो है फुल पावर्स हैं, उन्हें फुल पावर्स दिए गए हैं टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो गुड्स और सर्विसेज जेम पर अवेलेबल नहीं हैं, जेम के माध्यम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्रोक्योरमेंट करने के लिए मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के पास फुल पावर्स जो हैं डेलीगेट किए गए हैं, वो अपने ओन अरेंजमेंट्स जो हैं कर सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है रूल 147 में कि जो कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोक्योर्ड मैंडेटरली थ्रू जेम एज पर रूल 149। तो कॉमन यूज गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो जेम पर अवेलेबल हैं, और उन्हें जरूरी तौर पर जेम के थ्रू ही खरीदा जाना चाहिए, जिसका विस्तार से जो है रूल 149 में
जेम से किस तरह से खरीद करना है वो रूल 149 में बताया गया है, जिसका हम वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। तो कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज दोस्तों वे होती हैं जो सभी विभागों के लिए सामान्यतः तौर पर ही यूज होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऑफिस स्टेशनरी है, ऑफिस सप्लाईज हैं या और कॉमन आइटम्स हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं है किसी विभाग के लिए, या जिन चीज़ों को कस्टमाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो जिस तरह से बाजार में मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल होती हैं उस तरह से यूज़ की जा सकती हैं। इस तरह की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यदि वे जेम पर अवेलेबल हैं तो उन्हें आवश्यक तौर पर जेम से ही खरीदना जो है खरीदा जाना चाहिए। उसका जो है पूरा विवरण रूल 149 में GFR 2017 के अंदर में दिया होता रहता है। इसमें रूल 148 डिलीटेड है। अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वह रूल 149 गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के संबंध में करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम को इस्टेब्लिश किया है फॉर कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज, कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो हमने कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज की अभी डिस्कशन रूल 147 में भी की। एक जेम एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल जो डेवलप किया गया है वह इंश्योर करेगा कि वह पब्लिसिटी करे और पीरियोडिक एडवर्टीजमेंट करे उन आइटम्स की जो जेम के द्वारा खरीदी जानी है। किनके लिए वह एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी करेगा? फॉर दी प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स, यानी उन सप्लायर्स के लिए। तो सप्लायर्स को जब पता लगेगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके यहाँ ये डिमांड है, वो इस तरह की आइटम्स खरीदना चाहते हैं, तो सेलर्स फाइंड रिलायबल बायर्स, उन्हें रिलायबल बायर्स मिलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जेम के थ्रू सामान गुड्स एंड सर्विसेज कॉमन यूज जो है परचेज करते हैं, इसलिए वे जेम में रजिस्टर होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट रूल 149 में जो बताया गया है वो ये है कि द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स विल बी मैंडेटरी फॉर गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल ऑन जेम। तो ये चर्चा रूल 147 में भी की गई है कि जो गुड्स और सर्विसेज मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स को चाहिए होंगी वो यदि जेम पर अवेलेबल है कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विसेज, तो वे मैंडेटरी तौर पर, लाजमी तौर पर जेम से ही खरीदी जानी है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है द क्रेडेंशियल्स ऑफ सप्लायर्स ऑन जेम शैल बी सर्टिफाइड बाय जेम एसपीवी। तो जो सप्लायर्स के क्रेडेंशियल्स हैं वह सर्टिफाई जेम एसपीवी स्वयं करता है। इट मीन्स कि जेम जो है डिपार्टमेंट्स के लिए भी रिलायबल बन जाता है इस तरह से, क्योंकि पहले से ही उस पर सर्टिफाइड क्रेडेंशियल्स के साथ ही जो है सप्लायर रहते हैं और विभाग को अलग से कोई सप्लायर को सर्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो वह निश्चित तौर पर जेम के थ्रू जो है प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी किया गया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जेम पर अवेलेबल हैं वो जेम से खरीदी जानी चाहिए। लेकिन जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ हैं, जिन विभागों ने खरीद करनी है, दे विल सर्टिफाई द रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स, वह रेट की रीजनेबिलिटी को जरूर सर्टिफाई करेंगे। जो रेट रीजनेबिलिटी है वह, यानी कि जो रेट्स की वेरिफिकेशन है वह अधिकतम डायरेक्ट परचेज के मामलों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर कंपैरिजन नहीं है या बिडिंग नहीं है, कंपटीशन की वो परचेज थोड़ी सी नहीं रहती, इसलिए उसमें रेट रीजनेबिलिटी चेक करना आवश्यक है। अदरवाइज अगर रेट रीजनेबिलिटी में कुछ इशू लगे तो अदर मोड्स ऑफ परचेज में भी चेक किया जा सकता है। जैसे L1 सिस्टम है, लोएस्ट वन है, जहां 3 सप्लायर्स का कंपैरिजन रहता है और बिडिंग है या रिवर्स ऑप्शंस हैं। तो अगर रेट रीजनेबिलिटी जो है वेरीफाई करना, सर्टिफाई करना, यह प्रोक्योरिंग अथॉरिटी की जिम्मेवारी है। जो क्रेडेंशियल्स सप्लायर के हैं उसे सर्टिफाई करना वह जेम एसपीवी इसका काम करता है। तो जेम पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट बायर्स के द्वारा डायरेक्ट ऑनलाइन परचेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी जो लिमिट्स हैं कि किस प्रकार की परचेज को किस अमाउंट तक लिमिट सेट की गई हैं,
उसकी अभी हम डिस्कशन करेंगे। अप टू ₹50,000 थ्रू एनी ऑफ द अवेलेबल सप्लायर्स ऑन जेम मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि 50,000 रुपये तक की जो परचेज है वो किसी भी अवेलेबल सप्लायर से जेम के माध्यम से जो मांगी गई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड में सामान को प्रदान कर सकता हो, उससे की जा सकती है। और उसमें रेट रिजनेबिलिटी जो है सर्टिफाई विभाग ने, प्रोक्योरिंग अथॉरिटी ने करनी होती है। उसके बाद जो 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक है थ्रू द जेम सेलर हैविंग लोएस्ट प्राइस। तो उस जेम सेलर से प्रोक्योर करना है जो लोएस्ट प्राइस देगा अमंगस दी अवेलेबल सेलर्स, जो भी अवेलेबल सेलर्स हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि ऑफ एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, वे 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के होंगे जेम पर, और जो रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड को मीट कंडीशन को करते होंगे। उनमें से उन तीनों में से जो लोएस्ट प्राइस कोट करेगा उसे ही जो है परचेज वहीं से की जाएगी। The tools for online bidding and online reverse auction available on GEM can be used by the buyer even for procurements less than ₹10 lakh। हालांकि 10 लाख से कम की परचेज पर भी जो बायर्स हैं, जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज हैं, वो ऑनलाइन बिडिंग और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन टूल्स का जेम पर जो अवेलेबल हैं उनका यूज कर सकते हैं, ऐसा इस पॉइंट में बताया गया है। तो 10 लाख रुपए से जो ऊपर की परचेज है वो थ्रू द सप्लायर हैविंग लोएस्ट प्राइस मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी पीरियड। तो इसमें भी क्या है कि यहाँ तक सेम है कि लोएस्ट प्राइस के जो जो सप्लायर हैं उन्हीं से सामान खरीदना है जो रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड को मीट करते हैं। लेकिन इसमें मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट में ये चेंज है कि इसके लिए आपको मैंडेटरली ऑब्टेनिंग बिड्स यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल प्रोवाइडेड ऑन जेम। लेकिन 10 लाख रुपए से ऊपर मैंडेटरी तौर पर आपको बिड्स करना है प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज को, ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन टूल के माध्यम से परचेज करना है। तो ये जो लिमिट्स हैं ये नॉर्मल केसेस की लिमिट हैं, जैसा हमने लिखा हुआ है कि ये जनरल केसेस की लिमिट है। क्योंकि साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हम वीडियो के अगले भाग में करेंगे। उनके लिए लिमिट्स में थोड़ा चेंज है। उनके लिए जो डायरेक्ट परचेज की लिमिट है वो 50,000 की स्थान पर 1 लाख रुपए तक की है। और जो L1 परचेज है जो हमने ऊपर डिस्कशन किया 50,000 से 10 लाख रुपए तक की, उसके साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसमें लिमिट 1 लाख से 10 लाख है, क्योंकि उनके लिए डायरेक्ट परचेज की लिमिट 1 लाख कर दी गई है। इसलिए दूसरी लिमिट भी देखा जाए तो ऑटोमेटिकली इसीलिए बढ़ गई कि वो 1 लाख से 10 लाख हो गई है। और 10 लाख के ऊपर जो है वह सेम ही प्रोसीजर है। 10 लाख के ऊपर बिड्स या ऑनलाइन बिडिंग और ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन के मोड से ही प्रोक्योरमेंट दोनों तरह के केसेस में होता है। तो साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं? तो ये हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसी के साथ इंक्लूडिंग इट्स एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च इंक्लूडिंग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कंडक्टिंग पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल लेवल कोर्सेज और रिसर्च अंडर एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि कुछ जो विभाग और मंत्रालय सीधे तौर पर साइंस या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए, और उनके एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज के लिए, और बाकी के एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो कंडक्ट कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरल लेवल कोर्सेज या रिसर्च
के जो कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं, चाहे वे किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन हैं, उन्हें साइंटिफिक और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में रखा गया है और उनके लिए अलग से जो है जेम के थ्रू प्रोक्योरमेंट की लिमिट्स बनाई गई हैं। उसमें डायरेक्ट परचेज में 50,000 रुपये ज़्यादा की जो है लिमिट है, यानी नॉर्मल केसेस में डायरेक्ट परचेज 50,000 रुपये तक है और साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यह लिमिट 1 लाख रुपए तक है। और उसी प्रकार से उसी के बेसिस पर जो है L1 परचेज की लिमिट भी 1 लाख से 10 लाख है, क्योंकि नॉर्मल केसेस में यह लिमिट 50,000 रुपये से 10 लाख रुपए है। बाकी की जो कंडीशंस हैं कि 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हों और वो रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी पीरियड मीट करते हों, L1 परचेज के केस में वो सेम रहेंगी। और जो रेट रीजनेबिलिटी को सर्टिफाई करने की कंडीशन है वो भी सेम रहेगी। केवल अमाउंट की लिमिट्स में जो है डिफरेंस है साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए। तो आगे इसमें कुछ डिटेल्स और दी गई हैं इसी रूल के अंडर, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जेम से जो प्रोक्योरमेंट करना है उसके संबंध में और क्या क्या प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज को चीजें ध्यान में रखनी रहती हैं। सो द इन्विटेशन फॉर द ऑनलाइन ई-बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन विल बी अवेलेबल टू ऑल द एग्जिस्टिंग सेलर्स or other sellers registered on the portal and who have offered their goods or services under the particular product or service category as per terms and conditions of GEM। तो GEM की टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन की जो इनविटेशन है वो सभी एग्जिस्टिंग सेलर को जो है अवेलेबल होगी या और अन्य सेलर्स को अवेलेबल होगी जो जिन्होंने अपने गुड्स या सर्विसेज उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरी में जो है ऑफर किए हुए हैं। तो ये तो जेम एसपीबी का जो है जेम का अपना बैकएंड का ही सिस्टम है। इसमें प्रोक्योरिंग अथॉरिटी तो जो है वो प्रोक्योरमेंट करती है, तो उसके जिस तरह से सेलर ने रजिस्टर किया है और जिस तरह से उसने गुड्स या सर्विसेज को ऑफर किया है जिस कैटेगरी के अंडर, वो अपने आप उसको जो है इनविटेशन मिलता है, इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द अबव मेंशन्ड मॉनेटरी सीलिंग इज एप्लीकेबल ओनली फॉर परचेजेस मेड थ्रू जेम। तो जो ऊपर हमने कुछ मॉनेटरी सीलिंग्स की बात की है, डायरेक्ट परचेज की, L1 परचेज की, लोएस्ट वन परचेज की, जो हमने कि 3 सेलर्स के थ्रू कंपैरिजन के अकॉर्डिंग परचेज करना है या डायरेक्ट परचेज करनी है, जो 2 लिमिट्स की हमने बात की है। और फिर बात की है कि 10 लाख से ऊपर जो है जेम के थ्रू केवल बिडिंग ही करनी है या रिवर्स ऑक्शन के थ्रू ही परचेज करना है। तो ये जो मॉनेटरी सीलिंग्स हैं जो हमने बात की है, ये सिर्फ जेम के थ्रू होने वाली परचेजेस पर ही एप्लीकेबल हैं। फॉर परचेजेस इफ एनी आउटसाइड जेम रेलेवेंट जीएफआर रूल्स शैल अप्लाई। अगर कोई परचेज जेम के थ्रू नहीं की जा रही तो उसमें जो संबंधित जीएफआर नियम है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के, वे लागू होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स शैल वर्क आउट देयर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन आइदर ओपेक्स मॉडल और कैपेक्स मॉडल एज पर देयर रिक्वायरमेंट और सुटेबिलिटी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स। इसमें बताया गया है कि जो मंत्रालय या विभाग हैं वे अपनी जो रिक्वायरमेंट गुड्स और सर्विसेज की है, जो उन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी है किसी वर्ष में, वे जब बजट एस्टीमेट बनाएंगे उस समय ही वे उसको निर्धारित करेंगे कि वे ओपेक्स मॉडल से खरीदनी है या कैपेक्स मॉडल से खरीदनी है। ओपेक्स मॉडल और कैपेक्स मॉडल की चर्चा हम किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो और वे प्रोजेक्ट करेंगे अपना एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान, जो मंत्रालय या विभाग हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जेम पोर्टल पर वे उसको बजट अप्रूवल के 30 दिन के अंदर जो है डिस्प्ले करेंगे और प्रोजेक्ट कर देंगे अपने एनुअल। यानी कि पहले से ही जेम को ये बता दिया जाता है या ये सूचना एक तरह से दी जानी है कि एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान क्या है किसी मंत्रालय या विभाग का, ताकि उसी प्रकार से जो है जेम की डेवलपमेंट हो और जेम पे जो है डिमांड का भी इससे पता लगेगा। न देखिए इसमें यही जो इसकी स्पिरिट आप समझे इस पॉइंट की, वो ये है कि जब
पहले से ही जेम को पता रहेगा कि ये एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान्स इन इस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के हैं, तो उस पे जेम पे एक तरह से ये फ्यूचर डिमांड को जनरेट करेगा कि इस तरह से ये डिमांड जेम के थ्रू आने वाली है सामान की। तो नेक्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट बायर्स में असरटेन द रीजनेबलनेस ऑफ प्राइसेस बिफोर प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर यूजिंग द बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट बायर्स हैं उन्होंने जेम से जो रेट रीजनेबिलिटी कंफर्म करनी है, वो सर्टिफाई करनी है, किस तरह से करनी है। तो वे यहाँ पर जेम पर बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स अवेलेबल हैं, उसके थ्रू जो है रेट रीजनेबिलिटी को सर्टिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा वे जो लास्ट परचेज प्राइस जेम पर है वो उसमें शामिल है। उसमें ये माध्यम है कि जो लास्ट परचेज प्राइस है जेम पर किसी आइटम का, गुड्स या सर्विसेज का, या डिपार्टमेंट का जो अपना लास्ट परचेज प्राइस किसी गुड्स या सर्विसेज का है, उसके अकॉर्डिंग, उसी रेट के अकॉर्डिंग वे कंपैरिजन या सर्टिफाई कर सकते हैं कि यह गुड्स या सर्विसेज लास्ट टाइम डिपार्टमेंट ने किस प्राइस पर खरीदा था, या जेम पर इस गुड्स या प्राइसेस को, सर्विसेज को किस प्राइस पर बेचा गया। तो वहां से जो है रेट रीजनेबिलिटी सर्टिफाइड डिपार्टमेंट कर सकते हैं। ए डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज। तो इस पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया है कि जो डिमांड ऑफ गुड्स है, गुड्स या सर्विसेज की जो डिमांड है, वो सर्विसेज की डिमांड तो हालांकि स्मॉल क्वांटिटीज में उसको डिमांड करना मुश्किल रहता है, लेकिन गुड्स की डिमांड को जैसे सपोज कोई 1000 आइटम्स किसी गुड्स का चाहिए हो, तो उसे 200 करके परचेज नहीं करना। इस पॉइंट में बताया गया है पीस मिल परचेज को अवॉइड करना है। ए डिमांड फॉर गुड्स शैल नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्वांटिटीज टू मेक पीस मिल परचेजेस टू अवॉइड प्रोक्योरमेंट थ्रू L1 बाइंग और बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन ऑन जेम। तो इसमें यही बताया गया है कि जो डिमांड फॉर गुड्स है उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा छोटी क्वांटिटीज में, ताकि रिवर्स ऑक्शन या बिडिंग या L1 के थ्रू परचेज को अवॉइड करके डायरेक्ट परचेज कर लिया जाए, ऐसा ना हो। या कहीं कोई और द नेसेसिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड विद रेफरेंस टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द टोटल डिमांड। और ना ही इसलिए किया जाएगा कि सपोज कोई स्मॉल क्वांटिटी तक की प्रोक्योरिंग अथॉरिटी जो है वो और अथॉरिटी है, लोअर लेवल की अथॉरिटी है, और हायर लेवल की अथॉरिटी की अप्रूवल से बचने के लिए ऐसा किया जाए कि स्मॉल क्वांटिटीज खरीद ली जाएं। तो इसको इस नियम के तहत, इस सब पॉइंट के तहत रूल 149 में मना किया गया है कि जो डिमांड ऑफ गुड्स हैं उनको डिवाइड नहीं किया जाएगा। एक अवसर पर अन्य सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है गुड्स जो है वो पूरी क्वांटिटी में जो रिक्वायर्ड है वो खरीद की जाएंगी। उससे दो चीजें होंगी कि एक तो L1 बाइंग और बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन को अवॉइड नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि डायरेक्ट परचेज का और L1 बाइंग और बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन का अंतर यह है कि कंपटीशन का कंपैरिजन उसमें अलग अलग है। एक डायरेक्ट परचेज में जो है एक ही बायर है, एक ही सेलर है, और L1 बाइंग में 3 कंपैरिजन होते हैं। बिडिंग में भी जो है ज़्यादा सेलर्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिवर्स ऑक्शन में भी। इसलिए इन मेथड्स को अवॉइड ना किया जा सके और हायर अथॉरिटी से सैंक्शन लेने की ज़रूरत को अवॉइड ना किया जा सके, इसलिए जो है टोटल डिमांड को एक ही बार में प्रोक्योर किया जाना चाहिए फॉर गुड्स, और उसे जो है स्मॉल क्वांटिटीज में नहीं डिवाइड किया जाना चाहिए, ऐसा इस पॉइंट में दोस्तों बताया गया है। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अभी हमने रूल 145 से 149 तक डिस्कशन किया। आज का जो मेजर रूल्स जो हमने डिस्कस किया है वह है रूल 149 जेम के ऊपर। हम जिसे एक बार फिर से डिस्कशन करते हैं, जिसमें हमने देखा कि जेम को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है फॉर कॉमन यूज गुड्स और सर्विसेज। जेम SPV जो है वो एडिक्वेट पब्लिसिटी इंक्लूडिंग पीरियोडिक एडवर्टीजमेंट करता है जो प्रोडक्ट्स
जेम से खरीदे जाने हैं प्रोस्पेक्टिव सप्लायर्स के लिए, ताकि सप्लायर्स को रिलायबिलिटी जेम पर बढ़े, इसलिए वे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स बाय मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स वो मैंडेटरी है। जो गुड्स और सर्विसेज जेम पर अवेलेबल हैं जेम से ही खरीदना। जेम पे जो सप्लायर्स हैं उनकी सर्टिफिकेशन, उनका क्रेडेंशियल को सर्टिफाई करने का काम जेम एसपीवी करता है। और जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ हैं वो रीजनेबिलिटी ऑफ रेट्स को सर्टिफाई करती हैं। इसमें 3 तरह की तरीके से जेम से आप परचेज़ कर सकते हैं। जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज़ हैं वो 50,000 रुपये तक की परचेज़ जो है डायरेक्ट परचेज़ की कैटेगरी में है। 50,000 रुपये से 10 लाख तक की परचेज़ जो है वो L1 बाइंग की कैटेगरी में है, जिसमें 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो है कंपैरिजन होता है। जो और लोएस्ट जो प्राइस कोट करते हैं उन्हीं से वो सामान, गुड्स और सर्विसेज परचेज की जाती हैं। और 10 लाख रुपए से ऊपर जो है मैंडेटरली ऑब्टेनिंग बिड्स यूजिंग ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन टूल के माध्यम से परचेज करना है। साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो लिमिट है वो थोड़ी हायर रखी गई हैं। डायरेक्ट परचेज वो 1 लाख रुपए तक की कर सकते हैं। और उसी तरह L1 जो परचेज है, जो एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू करनी है, वो 1 लाख से 10 लाख तक कर सकते हैं। 10 लाख के ऊपर जो है वो ऑब्टेनिंग बिड्स एंड ऑनलाइन रिवर्स एक्शन टूल्स के थ्रू जो है परचेज करनी है। साइंटिफिक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस की हमने चर्चा की कि इनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट कवर होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आप वीडियो में देख सकते हैं पॉज करके। ये सभी विभाग जो हैं इनको साइंटिफिक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस में रखा गया है। और वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टर लेवल कोर्सेज या रिसर्च हो रहा है, चाहे वे किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन हैं, उन्हें भी इस कैटेगरी में रखा गया है। और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो है इनविटेशन जो है ऑनलाइन ई बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन का सभी अवेलेबल जो होंगे वो उन्हीं एग्जिस्टिंग सेलर्स या उन सेलर्स को जाएगा जो उस प्रोडक्ट की या सर्विस कैटेगरी में रजिस्टर हैं, और वो जेम की टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग होगा। और जो ये सीलिंग्स हैं जो इस रूल 149 में डिस्कशन की गई है, वे केवल जेम से होने वाली परचेज पर ही लागू हैं। अन्य तरह की जो परचेज हैं उनके लिए अन्य नियम हैं जीएफआर में, उन पर वे नियम लागू होंगे। और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो हैं अपने बजट एस्टिमेशन बनाने के समय ही गुड्स और सर्विसेज की जो उनकी डिमांड है उसको वर्कआउट करेंगे आपेक्स या कैपेक्स मॉडल पर, और उसको एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान के रूप में विद इन 30 डेज ऑफ बजट अप्रूवल जो है प्रोजेक्ट कर देंगे जेम पर, ताकि जेम में डिमांड का पता लग सके। और गवर्नमेंट बायर्स में असरटेन द रीजनेबलनेस ऑफ प्राइसेस बिफोर द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। और ऑर्डर प्लेस करने से पहले गवर्नमेंट बायर्स जो हैं वे रीजनेबलनेस ऑफ प्राइसेस चेक कर सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स के द्वारा, जिसमें कि लास्ट परचेज प्राइस ऑन जेम या डिपार्टमेंट्स ऑन लास्ट परचेज प्राइस के बेस पर वे रीजनेबलनेस ऑफ प्राइस का कंपैरिजन कर सकते हैं। जो डिमांड फॉर गुड्स है उसको जो है डिवाइड नहीं किया जाएगा छोटे हिस्सों में। L1 परचेज या बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन को अवॉइड करने के लिए या हायर अथॉरिटी के सैंक्शन की नेसेसिटी को अवॉइड करने के लिए पीसमिल परचेज नहीं की जाएगी। और जो है टोटल डिमांड किसी एक टाइम में बाकी सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए प्रोक्योर की जाएगी, ताकि पीसमिल परचेज को अवॉइड किया जा सके। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में रूल 149 से 145 से लेकर के रूल 149 ऑफ GFR 2017 के डिस्कशन किए, जो कि चैप्टर 6 में दिए हुए हैं। आगे की वीडियोस में हम अन्य रूल्स पर भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।